मेरे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल विद्या सिटी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अब एक नया अपना प्रिपरेशन यानी सीटेट टेट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जो उसमें का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सीडीपी, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो सीडीपी के बारे में सबसे पहले वीडियो में हमने बताया था उसके विषय वस्तु यानी सिलेबस के बारे में, और आज ये दूसरा आप लोगों का वीडियो है, उसके फर्स्ट वीडियो है। अब इसके बारे में हम विषय वस्तु के बारे में जो जो टॉपिक हमने बोला था उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे लोग मनोविज्ञान के बारे में जानना शुरू किए कि मनोविज्ञान भी कुछ चीज़ होती है, कोई शब्द होता है, या इसके बारे में लोग स्टडी करना स्टार्ट किए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने आप लोग ये जानते होंगे कि मनोविज्ञान के बारे में जो भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा उसके लिए पहले तो एजुकेशन की ज़रूरत होगी, शिक्षा की। और सबसे पहले शिक्षा अपने इंडिया में स्टार्ट हुई थी, जो वैदिक काल से ही अपनी शिक्षा चलते आ रही है, एजुकेशन चलती आ रही है ना। तो वैदिक काल में जब भी एजुकेशन लोग पढ़ाई करते थे, जो एजुकेशन लेते थे, अपनी शिक्षा लेते थे, वो गुरुकुल में जाके लेते थे, ये तो सबको पता है। तो गुरुकुल में जो है ना, जनरली ज़्यादा ये नहीं सिखाया जाता था खुद के बारे में। गुरुकुल में लोग प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में रहते थे और नेचर को जानते थे, नेचर को सीखते थे कि प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, योग, साधना, उपासना, ये सब जो शिक्षा है वो ज़्यादा होती थी। लोग स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में या टेक्नोलॉजी रिसर्च इतने तब नहीं थे, है ना। तो ज़्यादातर से गुरुकुल में जो है लोग यही चीज़ें सिखाई जाती थी उस लोगों को। उस टाइम स्वयं का स्टडी यानी अपने आप को के बारे में भी कुछ जानना है, हम क्या हैं, हमारे अंदर किस चीज़ की कैपेसिटी है, इस चीज़ के बारे में उतना नहीं ध्यान दिया जाता था। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इसमें चेंजिंग होती गई और कुछ ऐसे दार्शनिक हुए जो ये बताए कि हमें अब धीरे धीरे खुद के बारे में भी जानना चाहिए, है ना। यानी ये जो हमारी शिक्षा थी ना, वो पुरानी शिक्षा थी, वो पुराना एजुकेशन सिस्टम था। अब नया एजुकेशन सिस्टम के तहत, आधुनिक एजुकेशन सिस्टम के तहत लोगों ने खुद को पर भी विचार करना शुरू कर दिया। जो सबसे पहले यानी आधुनिक एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो यूनान में शुरू हुई, है ना। तो वहीं के कुछ दार्शनिक थे जो खुद के बारे में पढ़ना जानना शुरू किए। तो वहीं के एक बहुत ही फेमस दार्शनिक है जो आप लोग जानते होंगे, सुकरात। उन्होंने सबसे पहले ये अपना विचार दिया कि लोगों को खुद के बारे में, मनुष्य को स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि हम क्या हैं, ठीक है। तो इन्हीं के विचारों से प्रभावित हुए बहुत सारे दार्शनिक फिलोसफर जो है प्रभावित हुए। उनमें से एक फिलोसफर था प्लेटो। जो प्लेटो था इन्हीं का शिष्य था, किसके, सुकरात के। सुकरात भी यूनान के थे और इन्हीं का शिष्य थे प्लेटो। इन्होंने भी इनके विचार से प्रभावित हुए क्या कि हमें खुद के बारे में जानना चाहिए, खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया और इन्होंने और कुछ बताया। इसके अलावा खुद के बारे में स्टडी करके प्लेटो ने क्या बताया कि मनुष्य, ईश्वर, प्रकृति यानी ह्यूमन, गॉड एंड नेचर जो है आपस में ऐसे बंधे हुए हैं कि इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। कैसे? क्योंकि प्रकृति का अर्थ है, क्योंकि तीनों के तीनों समझेंगे कि मनुष्य है, ईश्वर है, यदि नेचर नहीं है, मतलब जहाँ भी प्रकृति नहीं रहेगी तो वहाँ मनुष्य का जीवन संभव नहीं हो सकता। तो ऐसे भी इसके बारे में स्टडी फिर बेकार हो गया। फिर यदि मनुष्य है, प्रकृति है, तो ईश्वर का भी कोई वो नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो इन दोनों का भी स्टडी एक तरह से वो नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ आस्था का प्रतीक होता है लोगों को। फिर ऐसे ही यदि मनुष्य ईश्वर है, प्रकृति नहीं है, ईश्वर है, प्रकृति है, मनुष्य नहीं है, तो फिर हम कौन जानेगा इनके बारे में। फिर भी इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया। तो इन्होंने यही बताया था कि तीनों लोग आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि तीनों को हम अलग नहीं कर सकते, यानी अलग हो भी जाते हैं तो इन तीनों का अस्तित्व अपने आप में खत्म हो जाएगा, है ना।
तो क्यों? क्योंकि इसमें ये बताया गया कि प्रकृति का अर्थ है 5 तत्व। प्रकृति का अर्थ यानी नेचर का अर्थ है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यानी स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। इस चीज से हमारा नेचर बना हुआ है, ठीक है जी। और इन्हीं नेचर से और इन्हीं नेचर के जो 5 एलिमेंट्स है, इसी से मनुष्य का निर्माण हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म हुआ है ना, इन्हीं 5 एलिमेंट से। और यही 5 एलिमेंट से जब मनुष्य का जन्म हुआ और यही पांचों चीज नहीं रहेंगे तो मनुष्य नहीं बनेगा, और मनुष्य नहीं रहेगा तो फिर आकाश, पृथ्वी और आकाश, ये मनुष्य और ईश्वर, मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर और प्रकृति, इनका क्या अस्तित्व रहेगा? कौन इनके बारे में जानेगा, समझेगा, स्टडी करेगा, ठीक है। इसी में फिर ये माना गया कि जब मनुष्य का जन्म हो गया तो उनके अंदर कोई ना कोई आत्मा भी है, समझ आ गई? तो कुछ आत्मा है, अपना सॉल है, और इसी के परम सत्ता को ही मनुष्य क्या मानता है? ईश्वर। आत्मा को ही क्या मानता है? ईश्वर, यानी भगवान मानता है। वो कैसे? परम सत्ता क्या होती है? परम सत्ता यानी आत्मा वाकई में है इस चीज को, यानी इस चीज को सही मानता है, जो बोला जाता है परम सत्ता, कि परम सत्ता को ही मनुष्य ईश्वर मानता है, क्योंकि आत्मा में भी कोई ना कोई भाव होती है और आत्मा में लोगों को विश्वास होती है। उस टाइम की बात है, उन्होंने ये अपना विचार दिए थे, ठीक है। अर्थात इन्होंने यही बोला, प्लेटो ने सबसे पहले, कि आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि आत्मा है, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, और उनके परम सत्ता को ही मनुष्य क्या मानता है? ईश्वर मानता है। तो ये वाला भाव जो है, आत्मा ही परमात्मा है, सबसे पहले प्लेटो ने दिया था। प्लेटो ने आत्मा के बारे में तो बता दिया कि आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। अब इन्होंने एक शब्द ओरिजिन करके छोड़ दिया, आत्मा 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 के बारे में। अब इनके बहुत सारे ऐसे और भी उस समय के ऐसे सारे फिलोसफर थे जो इनके विचार से प्रभावित हुए। ये तो गुरुजी आत्मा 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 करे, आखिर आत्मा है क्या? अब उन लोगों ने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, है ना। कौन? इनके शिष्य लोग। इन्हीं में से प्लेटो के ही एक शिष्य थे, इन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य थे अरस्तु। किसके शिष्य थे? प्लेटो के, है ना। क्योंकि प्लेटो ने आत्मा के बारे में तो बोल दिया कि आत्मा ही परमात्मा है, और मनुष्य में एक स्वयं की आत्मा होती है जो जिसको लोग ईश्वर के समान मानते हैं, है ना। आत्मा ही परमात्मा है। अब आत्मा 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 से लोग इतना हो गए कि आत्मा है क्या, है क्या, किसके बारे में गुरुजी बता रहे हैं। तो आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट किया अरस्तु, जो प्लेटो के ही एक शिष्य थे, है ना। इनके विचारों से प्रभावित हो गए और आत्मा का अध्ययन करना शुरू कर दिया दर्शन शास्त्र के अनुसार, दर्शन शास्त्र के साथ। अतः आत्मा के बारे में बहुत अध्ययन किए, और एक तरह से आत्मा को मन भी बोला जा सकता है या अंदर की बातें भी बोली जा सकती है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किए, जिसको प्राचीन मनोविज्ञान भी कहा गया। आत्मा का अध्ययन को ही प्राचीन मनोविज्ञान, एंशिएंट साइकोलॉजी भी बोला गया, जिनके फादर अरस्तु को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया, और आत्मा के अध्ययन को ही क्या बोला जाता है? प्राचीन यानी मनोविज्ञान बोला गया, उस टाइम बोला गया, ठीक है। इसीलिए इनका जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को। या तो नॉर्मल आपका क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु, और प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। क्यों? क्योंकि बताया अभी मैंने कि आत्मा का अध्ययन जो इन्होंने ही ज़्यादा किया, तो इन्हीं को मनोविज्ञान का जनक मान लिया गया है, समझ में आए। फिर अब इसमें से ऐसे कुछ और भी दार्शनिक हुए कि इन्होंने आत्मा के बारे में अध्ययन तो कर दिया, लेकिन कुछ और भी दार्शनिक हुए जो आपस में विवाद कर रहे, नहीं तुम जनक अरस्तु को नहीं मानो, हम तो मानेंगे प्लेटो के। कुछ कहना नहीं अरस्तु में, क्योंकि अरस्तु ने ज़्यादा स्टडी किया, और नहीं हम प्लेटो के मानेंगे। कैसे में ऐसे हुआ? कॉल्सनिक उसमें से ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने सीधा बोल दिया कि नहीं, अरस्तु नहीं है इसके जनक, किसके? साइकोलॉजी के, है ना, प्लेटो है। तो उन्होंने बोला, सबने बोला कि कैसे है प्लेटो? तो इन्होंने ये बताया कि ये बताओ, आत्मा शब्द की शुरुआत सबसे पहले, आत्मा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया है? सबने बना, प्लेटो ने। तो ये बताओ, प्लेटो जब आत्मा के बारे में बता ही नहीं रहते तो ये कहाँ से फादर बन जाते? अरस्तु कहाँ से बताते आत्मा के बारे में? तो फादर आत्मा शब्द का ओरिजिन किसने किया? प्लेटो ने। आंसर है कि फादर ऑफ आत्मा ये किसको बोलना चाहिए? जनक किसको बोलना चाहिए? प्लेटो को। तो इन्होंने मान लिया ऐसा, है ना। इन्होंने बोला कि नहीं, हम प्लेटो को ही मनोविज्ञान का जनक मानेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने, प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा का कॉन्सेप्ट दिया था कि आत्मा ही परमात्मा है, जो भी आत्मा शब्द का ओरिजिन भी किसने किया? प्लेटो ने किया।
अब इसके बाद बहुत दिन तक इसी पे स्टडी चलता रहा, आत्मा ये वो, है ना। अब धीरे धीरे ये मनोविज्ञान का और भी ज़्यादातर से विकास कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो लगभग 1500 यानी 16वीं सदी तक तो ऐसे ही चलता रहा, यानी लगभग 2000 साल पहले तक, 2000 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर 16वीं सदी में एक दार्शनिक, एक फिलोसफर ऐसे थे जिनका नाम था रुडोल्फ गोइकले। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी और उस अपनी बुक लिखा और अपनी उनकी बुक का नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया उस बुक में पहली बार इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसका? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अब साइकोलॉजी शब्द पे भी विवाद खड़ा होने लगे। बहुत सारे दार्शनिक ऐसे कहने लगे आखिर साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया है। इनकी बुक से लोग स्टडी करिए और फिर पूछिए साइकोलॉजी शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई। ये तो कुछ लोग कहते थे ग्रीक भाषा का है, कुछ कहते थे लैटिन भाषा का है, कुछ कहते थे ग्रीक भाषा। इनफैक्ट आज भी अभी बहुत सारे बुक्स में भी कहीं ग्रीक देता है, कहीं लैटिन देता है आंसर, और कहीं कहीं तो ग्रीक ऑब्लिक करके लैटिन भी देता है, दोनों मानता है आंसर। लेकिन आंसर ये है कि वास्तव में इसका आंसर है, अब कंफ्यूज नहीं रहना है ग्रीक और लैटिन में, आंसर इसका ग्रीक भाषा ही है। कि साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा का ही शब्द है। कैसे? इससे दो चीज़ से प्रूफ होता है। कैसे? क्योंकि एक है सॉल, सॉल मीन्स भी होता है आत्मा, और आत्मा के अध्ययन को एक तरह से साइकोलॉजी मनोविज्ञान बोला गया। और दूसरी चीज़ है साइकी, साइकी मीन्स भी होता है आत्मा। और ये दोनों वर्ड्स है ना, ये भी ग्रीक भाषा के ही वर्ड है, ये दोनों वर्ड ग्रीक भाषा के वर्ड है। और साइकी से ही साइकोलॉजी शब्द का, जिसका ओरिजिन ही ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका मूल वर्ड का ही ओरिजिन ग्रीक भाषा से हुआ है, तो उसका और उससे रिलेटेड जो भी शब्द का प्रयोग हुआ है वो भी ग्रीक भाषा का हुआ है। इस तरीके से लोगों ने ज़्यादातर से ग्रीक भाषा को ही आंसर माना है। समझ में आ गई? हाँ, तो आगे और भी अब नेक्स्ट कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए इसके बारे में अभी हम जानना शुरू करेंगे। अभी तक से हम लोगों ने जो पढ़ा उसकी समरी के बारे में जानते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि आत्मा का अध्ययन, मतलब इसकी समरी ऑल ओवर क्या निकली कि आत्मा का अध्ययन तो कब से कब तक चला, तो चौथी सदी से ईसा पूर्व, चौथी सदी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी, यानी लगभग 2000 साल तक क्या चला, यही आत्मा का अध्ययन चलता रहा। इसको प्राचीन मनोवैज्ञानिक बोलते, उसी को लोग मनोवैज्ञानिक मान लिए, आत्मा के अध्ययन को। तीसरा चीज, इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे? अरस्तु, अभी हमने बताया। तीसरा चीज, इसके समर्थक कौन कौन थे? आत्मा के अध्ययन के बारे में किसने किसने सपोर्ट किया इस चीज को? प्लेटो, हिप्पोक्रेटस, रुडोल्फ गोइकले, देकार्ते जो थे वो एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, ये एक यूनानी विद्वान थे जो 1596 से 1650 तक थे। ये दो टाइप के विद्वान थे, दो विषय में, एक तो दार्शनिक तो थे ही, साथ साथ भौतिक विज्ञान के भी क्या थे? विद्वान थे। तो इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया। क्या लगाया? उन्होंने ये सोचा कि दार्शनिक इसको दर्शन शास्त्र में इसको रख रहे हैं आत्मा का अध्ययन को, तो इतना लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। यदि इसको हम विज्ञान से जोड़ देंगे, भौतिक विज्ञान से, ज़्यादा लोग वैल्यू देने लगेंगे। ऐसे कैसे? जैसे कोई भी दो स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों टेंथ क्लास के बाद लोगों की स्ट्रीम चेंज हो जाती है, कोई साइंस, कोई बायो, कोई साइंस, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स, ये अपना स्ट्रीम चुनता है टेंथ के बाद। कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं, यदि फर्स्ट स्टूडेंट को मान के चलिए 85% मार्क्स आ गए टेंथ क्लास में, और सेकंड स्टूडेंट का मान के चलिए तो 60% मार्क्स आ गए, ठीक है, इसमें से जाहिर सी बात है टैलेंट कौन होगा? लोग ये समझेंगे 85% वाला। बट 11th क्लास में 85% वाला भी आर्ट चॉइस कर लेता है और ये साइंस ले लेता है। ये तो इसके बाद लोग जानेंगे ना, तो लोग ये कहेंगे इसमें दोनों टैलेंट को किसको मानेंगे ज़्यादा? जो साइंस लेके पढ़ रहा है उसको, या जो आर्ट साइड से लेके पढ़ रहा है वो? तो लोग सिंपल से कहेंगे कि आर्ट पढ़ रहे हैं मतलब ये पढ़ने में टैलेंट है। तो साइंस का वो लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं, यानी इस साइंस को लोग ये समझते हैं कि ठीक है, उसका वैल्यू एक बढ़ जाती है। जैसे अभी मैंने बताया साइंस को जिससे रिलेट करते हैं, वही है कि इन्होंने साइंस से जोड़ने का कोशिश किया। इन्होंने ये सोचा कि आत्मा के अध्ययन को यदि भौतिक विज्ञान से हम जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी हर कोई इसको जानने की कोशिश करेगा। विज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई जानने की कोशिश करता है, उसमें नए नए अपडेटेड नए नए रिसर्चेस होते रहते हैं। इन्होंने ये कहा। अब इसमें भी क्या हो गया, बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो गया। सबने कहा फिजिक्स से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे फिजिक्स से? आत्मा अभी तक से तो आत्मा कहाँ आपने देखा है?
आत्मा में कौन सी भार है, कौन सा वेट है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये जानते हैं आप? नहीं जानते। बट फिजिक्स तो ये मांगती है। फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? फिजिक्स में जहाँ मूवमेंट होता है, जहाँ फोर्स होता है, जिसमें कुछ वेट होता है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसकी कोई अस्तित्व होती है, उसी के बारे में फिजिक्स बताती है। फिजिक्स में आप इसी चीज़ के बारे में पढ़ पाओगे। और आत्मा में ये सब चीज़ें तो नहीं है ना, तो उसी में किसी प्रकार का मोशन दिख रहा है, ना फोर्स का पता लगा रहे हो, ना इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में, सेंटीमीटर, किसमें है, नहीं पता। इसके अस्तित्व क्या है, कहाँ है ये, कहीं दिख रही है? अस्तित्व का मतलब जो रियलिटी में हो, जो दिखती हो, है नहीं है। अब इसको कैसे फिजिक्स से जोड़ेंगे? सबने कहा हाँ सही बात है, इसमें बहुत सारा विवाद, यानी इन्होंने बोला है देख करते तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये सही नहीं है तो मत जोड़ो, ये हमारा फिलोसफी में ही रहेगा। समझ आ गई? अब इसमें भी बहुत सारा, अतः बहुत सारे फिलोसफर इस पर रिसर्च करने लगे, स्टडी करने लगे, और बहुत लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ आत्मा क्या है? जब इसमें मोशन नहीं है, इसमें फोर्स नहीं है, अस्तित्व इसका नहीं है, मान नहीं है, आत्मा आत्मा पढ़ते आ, आत्मा है क्या आखिर? ऑल ओवर बताओ ना हमें। ठीक है, ये कैसी है? ऐसे क्वेश्चन लोग करने लगे। ये इसका स्वरूप कैसे है, कैसी दिखती है? गोलाकार, मोटा, पतला, चौड़ा, लंबा, कैसा दिखता है? इसका स्वरूप, रूप, रंग, आकार कैसा है? ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे, ये कहाँ रहती है? उन्होंने बोल दिया मनुष्य के हृदय में। अरे मनुष्य में रहती है किधर? मनुष्य में आप दिखाओ, है ना? ऐसे लोग बोलते हैं। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मनुष्य का डेथ हो जाती है तो भी आत्मा रहती है। तो आखिर मनुष्य जब चला जाता है तो आत्मा को भी तो खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे सवाल उठने लगे, जिसका उत्तर शायद नहीं मिल पाया, नामुमकिन हो पाया कि वो क्या है, कैसी है, इसका रूप रंग कैसा है, ये नहीं बता पाया। आपस में बहुत सारा विवाद होने लगा, बहुत सारे दार्शनिकों के बीच। फलस्वरूप क्या हुआ, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया, लोग पढ़ना बंद कर दिए। मतलब आत्मा के कॉन्सेप्ट को, इसके अभिप्राय को लोग खत्म कर दिए। बट मैंने अभी बताया कि आत्मा का अध्ययन लगभग कितने साल तक चला था? 4वीं सदी, ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर 16वीं सदी, 2000 साल तक लोग पढ़े थे। 2000 साल, समझ रहे हैं? और 2000 साल पढ़ लिए तो इतनी आसानी से तो लोग छोड़ नहीं दे देंगे इनके कॉन्सेप्ट। तो एक से एक दार्शनिक, एक से एक उसमें विद्वान थे, उसमें से कुछ न कुछ चीज़ों को तो निकाल ही लेंगे। अरे सबको हटाओ, इसमें से इस वर्ड को चूज करो। सबको तो एज इट इज नहीं खत्म कर देंगे कि ये इतना इतना हमने पढ़ा 2000 साल से, अब इसको एकदम इरेज कर दो, कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। उसमें कुछ न कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, कुछ अभिप्राय रह गए जो बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उसमें से खोज लिया और उसमें से फिर से नई टॉपिक पे डिस्कस करना स्टार्ट किया। तो आइए जानते हैं वो नया टॉपिक, वो नया सवाल लोगों के दिमाग में कैसे आया। लोग और भी जो दार्शनिक थे वो क्या क्या के बारे में। अब इसके बाद आत्मा आत्मा था, आत्मा खत्म, मतलब यहाँ से खत्म लोगों ने कर दिया, ये सब क्वेश्चन उठा के अब किसके बारे में लोग शुरू किए? यहीं से कुछ और कॉन्सेप्ट निकाले, भले ये खत्म हो रही थी लेकिन इन्हीं से कुछ और चीज़ें निकाले। और आइए जानते हैं अब किस चीज़ के बारे में लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू हो गया। समझ आया? मन और मस्तिष्क का विज्ञान। पहला तो आत्मा के विषय में हमने पढ़ लिया, इस पर भी बहुत सारा विवाद खड़ा हो गया कि आत्मा क्या है, कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, कहाँ रहता है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब हमने बताया कि 2000 साल का ये कॉन्सेप्ट था, तो इतना जल्दी ये खत्म होने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग अभी लॉजिक लगाए और उसमें से और वर्ड्स निकाल के लाए। आत्मा नहीं, अच्छा मन, मन नाम का कोई चीज़ तो हो सकता है, इससे हम साइकोलॉजी बना रहे हैं, इसी को मान लेते हैं, मन और मस्तिष्क। तो इसके जो प्रस्तुत करता थे मन और मस्तिष्क के बारे में, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? तो कोम्पोनोजी ने बताया, जो इटली के दार्शनिक थे। समझा नहीं? फिर इसके समर्थक कौन कौन थे? हॉब्स, कांट, लॉक और स्पिनोजा। समर्थक कौन कौन हो गए थे? जिन्होंने भी आत्मा के बारे में विरोध किया, नहीं आपका ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये वो सब के सब इसके सपोर्ट में आ गए। सिंपल सी बात है, सारे विरोधी एक तरफ हो जाते हैं अपोजिशन का, तो वो उसी तरीके से हो गए थे, है ना? ये सपोर्ट में आ गए। तो इन्होंने ये बोला, अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी, लोगों ने बहुत सारा सोचने लगे कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान तो बोल रहे हैं, तो क्या मन और मस्तिष्क एक ही है या फिर अलग अलग है? बहुत लोगों ने कहा एक ही है, बहुत लोगों ने कहा अलग अलग है। इसमें से पोम्पोनोजी ने क्या कहा? पोम्पोनोजी ने बोला
कि मन और मस्तिष्क एक ही है और इसके बारे में हमको स्टडी करना चाहिए। चलो ठीक है, करते हैं। बहुत सारे दार्शनिक और भी थे, सबके सब स्टडी करना स्टार्ट कर दिए। तो बोले लोग, अरे पंपना जी, तो मन और मस्तिष्क को एक ही कैसे बता रहे हो? तो उन्होंने बोला, कैसे ना बताओ, कैसे अलग है दोनों? सबने ये बोला, देखो कैसे अलग है। मन ये बहुत चंचल स्वभाव का है, ये बहुत बदमाश है, इधर उधर ऑल टाइम कभी कहीं भागा रहता है, कुछ भी सोचता है, ख्वाबों की दुनिया में रहता है मन, है ना। लेकिन मस्तिष्क सुलझा हुआ व्यक्ति है, सोच समझ के काम करता है। ओह कैसे? उन्होंने बताया, एग्जाम्पल देके, देखो कैसे। अभी तुम यहाँ बैठे हो, अभी तुम सोच रहा होगा, काश कि मैं यहीं से बैठे घर चला जाता, है ना। तो क्या होता है, ऐसा पॉसिबल होगा? अभी 2 मिनट में हूँ मैं घर चले जाता, अभी मैंने सोचा और मैं वहाँ हाजिर हो जाता। मन तो वैसे ही सोचता है, लेकिन मस्तिष्क क्या बोलता है? तुरंत मस्तिष्क बोलेगा, ए ख्वाबों की दुनिया, जगो, बाहर जग जाओ। हाँ, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेन में फ्लाइट में बैठ के जाओगे, टाइम दोगे, आपको कुछ ना कुछ टाइम खर्च, तब वहाँ घर तक पहुँच पाओगे ना। ऐसे कैसे बैठे पहुँच जाओगे यहीं से बैठे, बस सोच लिया पहुँच गया। तो मन तो ये चाहता है, लेकिन मस्तिष्क सोच के काम करता है। अभी मन किया, हाँ काश आज अभी बैठे बैठे हमको कहीं से रसगुल्ला टपक जाता, हम खा लेते। ऐसा होता है? नहीं होगा। उसके लिए भी आपको खरीद के लाना होगा, या कोई देगा, या तो फिर आपको बनाने होंगे, है ना। तो मन तो ये सब चाहता, सब चाहता, काश कि आज मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, अभी हाल के हाल, काश कि मैं आज अमेरिका पहुंच जाता। ऐसे होता। मन तो बहुत कुछ चाहता है, उसे सब कुछ चाहता है, दुनिया का हर चीज जिसको देखेगा चाहेगा कि काश कि मैं भी ऐसा होता। बट मस्तिष्क को वहीं पे समझाता है, इसके लिए भी तुम्हें ये करना पड़ेगा, यानी हर चीज जो कुछ भी तुम्हें पाना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये मस्तिष्क बताए। तब लोग बोले, हाँ ए पंपोनो जी, तुम गलत बोला था, मन मस्तिष्क अलग अलग है। अब इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अब तुम शांत रहना। पंपोनो जी को लोग बोले, ठीक है, हमने तो बता दिया कि मन और मस्तिष्क भी कोई चीज़ होती है, इनके विज्ञान, अब तुम लोग पढ़ो, कोई नहीं। लोगों ने ये समझ लिया कि मस्तिष्क तो चलो ये तो सुलझा हुआ व्यक्ति है, यानी ये पहले से समझदार है, इसके बारे में क्या स्टडी करें? ये बदमाश, ये चोर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मन के बारे में, ये बदमाश है। तो लोग स्टडी किए तो कहे, अरे बाप रे, ये मन भी 2 टाइप के हैं। कैसे? एक आंतरिक है तो एक बाह्य है। अरे बाप रे, ये कैसे? मन तो लोग कहते हैं एक है, कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 3 है, कोई कितने। सब लोग नहीं, इसके टाइप्स हैं 2, एक बाह्य और एक आंतरिक, और ये सब में है। सबने बोला, अरे ये कैसे? हमारे अंदर सब लोग बोलते हैं हमारा मन एक है। और इन्होंने भी फिर बहुत सारे जो भी दार्शनिक थे उन्होंने भी फिर एग्जाम्पल दे के बताए। क्या बताए? देखो, कभी कभी ऐसा हुआ होगा, जो तुम्हें लोग बोले होंगे, जब तुम मान के चलो तुम लोग 2 दोस्त हो, खूब आराम से पार्टी करने का प्लान बना रहे हो, है ना। तब से कोई तीसरा ऐसा दोस्त आ गया जो नॉर्मल ऐसा फ्रेंड है, उसने बोल दिया, नॉर्मल बहुत ज़्यादा, उसमें तुम दोनों का खूब अच्छा प्लान है, और उसने बोल दिया, ए तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूँ क्या? तुम लोगों ने बोला, ए कहाँ से तो ये आ गया, हम लोगों का अपना प्लान था। फिर क्या कहोगे कि मना कर देंगे तो इसको बुरा लग जाएगा, कह ही देते हैं चलो, लेकिन काश के अंदर से ये भी सोचते हैं कि नहीं जाता, मना कर देता है खुद ही। तो हम लोग उस टाइम किस बारे में, यानी दोनों दोस्त थे, वो किस बारे में, कौन से मन से पूछ रहे हैं उसको कि चलो? ऊपरी मन से। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आपने पूछा, मान के चलो बहुत दिन से उनकी तबीयत खराब है, बीमार है, ठीक है, पहले से थोड़ा सा रिकवर हुए हैं, आपने पूछे और क्या हाल चाल है, अब कैसे हैं? अब ठीक है, क्योंकि वो अभी भी ठीक नहीं है, हाँ पहले से बेहतर है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी बाएं मन से बोला, थोड़ा झूठ बोला। कभी कभी ऐसा ही होता है, बहुत लोग हैं एकदम मस्ती से चलते आ रहे हैं, कहीं मिल गए आप लोगों के फ्रेंड लोग, आप लोगों ने बोल दिया और क्या हाल चाल, एकदम मस्त है, बढ़िया है, जबकि जान रहे हो कि आज के डेट में कोई भी मस्त नहीं है, कोई भी, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। मस्त है मतलब वो भी कहीं ना कहीं झूठ बोला। ज्ञानी सब की सब ये जो बातें हो रही है वो ऊपर मन से हो रही है ना, ऊपरी मन से। तो ऊपरी मन वही क्या कहलाता है? बाह्य मन।
और ज़्यादातर से बाय मन जो होता है वो झूठ ही बोलता है ना। मन तो रहेगा हमारा अकेले साथ किसी के साथ पार्टी करने का, हमारा कोई अपना प्लान रहेगा, कोई दूसरा रहेगा ये जाके मेरा कहेगा कि अच्छा तुम जब खाने बैठे हो साथ खाना खाने भी बैठे हो, दो लोग खा रहे हो और दोनों लोग के ही बराबर है, आपने खूब दोनों फ्रेंड लोग अच्छा डिश बनाया खाया, तीसरा कोई आपका फ्रेंड अरे कहाँ से ये आ गया, अभी अगर इसको तुम भी तो पूछना है, एक खा लो और अंदर से ये भी रहता कि रहेगा काश की मना कर देता है नहीं खाता है ना। तो पूछा उसको खाने के लिए क्योंकि उसको बुरा ना लगे, वो ऊपरी मन से पूछा कि तुम भी खा लो, लेकिन अंदर से तो ये है कि ना खाओ, है ना। तो ये चीज़ है, ये बाहरी और आंतरिक। आंतरिक जो होता है वो रियली में होता है, वो रियली सच बोलता है हर चीज़ को। अभी हमने क्या बोला, आंतरिक क्या रहता है, काश कि नहीं हुए ऐसा करता है ना। समझ आ गई। तो इस तरीके से मन के बारे में जो स्टडी थी उसमें भी क्वेश्चन मार्क खड़े होने लगे कि आखिर हम लोग कौन से मन का स्टडी करें, फिर बाह्य मन का या आंतरिक मन का। तो बोले झूठ वाले को कहाँ स्टडी करें, आंतरिक वाले सच सच वाले मन को स्टडी करो ना। फिर से फिलोसफर लोग बोले कि ये बताओ, ज़्यादातर से तो व्यवहार में तुम रेगुलर यही यूज लेते हो, हर कोई कहीं ना कहीं झूठ बोलता ही है। आपको अगर नहीं हम तो झूठ नहीं बोलते, अरे नॉर्मल ऐसे मैंने अभी बोला कि अभी पूछोगे हालचाल कैसा है तो लोग बोलेंगे यार ठीक है एकदम बढ़िया है, थोड़ा सा लोग बीमार है, थोड़ा सा रिकवर हुए हैं, लेकिन अभी भी परेशानी में लोग कहीं बेहतर है, थोड़ा ठीक है, जबकि वो अभी भी ठीक नहीं है। तो हमने बोला कि ज़्यादातर से लोग कभी जाने अनजाने में कैसे ऐसे झूठ बोलते हैं। समझ आ गई। तो इस तरीके से लोगों ने सोचा कि अब हम कौन सा स्टडी, ये सच वाला है तो ये कम उपयोग में ले जा रही है, इसको व्यवहार में कम यूज में, रेगुलर इसको व्यवहार में यूज हो रहा है, तो हम किस बेसिस पर मन का स्टडी करें। इस तरीके से मन का स्टडी भी क्या हो गया, एक तरह से लगभग खत्म हो गया, नहीं लोग कर पाए, कंक्लूजन कुछ नहीं निकाल पाए मन का स्टडी। ठीक है, अतः अब इस तरीके से कंक्लूजन निकालते निकालते डिस्कस करते 19वीं सदी का आधा समय भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका प्रयोग, मन का प्रयोग, आत्मा का प्रयोग, ये वो जो साइकोलॉजी में लोग इसको मानते थे, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, उसका लोग प्रयोग खत्म कर दिया। इसके बाद और भी बहुत सारे दार्शनिक आए जो अपना नया नया कॉन्सेप्ट दिए, नई अवधारणा दी, तो उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक से लिए आज के लिए इतना ही, और हाँ, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हाँ, वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो कृपया करके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।